गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश एसआई रिक्रूटमेंट 2021 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए ये भर्ती लगभग 5 साल के बाद आई है और आप बहुत बेचैनी से इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। बहुत से कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर उनका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हो जाता है तो उन्हें करना क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी और इससे जुड़ी हुई अन्य क्या क्या सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। तो मैंने बहुत ही विस्तार से ये चीज़ आपको बताई है कि आपको एज ए सब इंस्पेक्टर काम क्या करना होगा, बहुत विस्तार से। और ये जानकारी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी आपको शायद ही कहीं मिल पाएगी कि कार्य क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या होता है। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 साल की तो आपको पीटीसी में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइन करने के बाद पहली बात ये समझ लें कि आपकी 24 घंटे 7 दिन की ड्यूटी है, 24/7 आवर्स की ड्यूटी है। किसी भी समय कहीं भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है और आप उसको तैयार रहिए उसके लिए। मुख्य कार्य आपका है शांति व्यवस्था बनाए रखना और क्राइम कंट्रोल करना। जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो रात के 2 बजे हुआ हो, चाहे दिन के 12 बजे हुआ, आपको तत्काल वहाँ पर ऑन स्पॉट पहुँचना होता है। जो घायल हैं उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था, और साथ ही साथ कभी भी कहीं भी अगर एक्सीडेंट की स्थिति बनती है तो वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है, जाम की स्थिति बन जाती है, तो शांति व्यवस्था मेंटेन करना ये भी आपका काम है। कहीं कोई रैली होती है वहाँ भी आपको जाना होता है, कहीं कोई दंगा फसाद होता है वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी होती है। ओवरऑल क्राइम कंट्रोल और शांति व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद कहीं कोई नेचुरल कैलमिटी या नेचुरल डिसास्टर की स्थिति बनती है तो वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगती है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई, अग्निकांड हो गया, कोई आदमी बिजली से जल करके मर गया, ओले पड़ गए, कहीं कोई बस पलट गई, इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो आपको ऑन स्पॉट तुरंत पहुंचने का आदेश मिलता है और आप तुरंत वहां पहुंच करके आवश्यक व्यवस्थाएं करते हैं। वीआईपी ड्यूटीज आपकी लगाई जाती है। सपोज़ कीजिए कि शासन के कोई माननीय मंत्री जी आ रहे हैं या ऑनरेबल जजेस आ रहे हैं और वो आपके थाना क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो आपको उन्हें एस्कॉर्ट करना होगा, उनके आगे आगे आपको चलना होगा। महिलाओं के लिए महिला थाना की भी गठन किया गया है, जहां पर पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, वो निपटाने होते हैं। तो ये तो मोटे मोटे कार्य हो गए आपके जनरल ड्यूटी के। अब नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टिगेशन। कोई एफआईआर होती है तो उस एफआईआर की छानबीन, उसकी जांच, उसका इन्वेस्टिगेशन, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी होती है। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके थाना क्षेत्र में आपको जो हल्का दिया गया है, जो एरिया आपको बांटा गया है, आपको जो है चार्ज में मिला है, उस एरिया में कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कहीं कोई चोरी घटना हो जाती है, कहीं लूट हो जाती है, कहीं डकैती हो जाती है, कहीं रोड होल्डअप हो जाता है, या कोई दहेज हत्या हो जाती है, या कोई लड़ाई झगड़ा होता है और इसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। किसी भी तरह के क्राइम की रिपोर्ट जो एफआईआर होती है, जो आपके थाने में दर्ज होती है, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसकी आपको जांच करनी होती है और जांच करके उसकी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजनी होती है। कोई सुसाइड कर लिया किसी ने, कहीं कोई रोड होल्ड अप हो गया, इन सब के बारे में जो है आपको जांच करनी होती है।
अब दूसरी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है वो आती है स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, साल 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड निकल जाता है और अगर आपका कार्य अच्छा रहता है, अधिकारी आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको किसी भी थाने का इंचार्ज बना दिया जाता है। अमूमन सब इंस्पेक्टर को 3 से 4 साल के बाद जो है वो थाने का प्रभार मिल जाता है। तो उस स्थिति में आपका जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि आपका जो स्टाफ है, आपके अंडर जो भी सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल या ऑफिशियल स्टाफ जो भी कार्य कर रहा है उसको सुपरवाइज करना, उससे काम लेना और ये भी देखना कि वो स्टाफ आपका कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टाफ की कहीं कोई गलती होती है तो वो सीधे जिम्मेदारी आप पर आती है। तो ये प्राथमिक कार्य हो जाता है चार्ज लेने के बाद किसी भी थाने का। नेक्स्ट, स्टाफ मीटिंग्स होती हैं, वो आपको अटेंड करना होता है और वहाँ पर आपको अपने थाने से संबंधित डिटेल्स लेकर के प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर के जाना होता है। त्यौहार जितने भी होते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, हर त्यौहार से संबंध में शांति व्यवस्था की एक बैठक आयोजित की जाती है और वो थाने पर आयोजित की जाती है। तो उसको अरेंज करना और उसमें भाग लेना, उसमें डायरेक्शंस देना, ये आपकी ड्यूटी होती है। पब्लिक कंप्लेंट जो आती हैं उसका डिस्पोजल करना। कुछ कंप्लेंट जो है जिला स्तर पर भेजी जाती है, कुछ शासन स्तर से आती हैं, तो वो सारी कंप्लेंट जितनी भी आती हैं पब्लिक की, उसका डिस्पोजल करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। थाना दिवस में भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उसका डिस्पोजल करना। क्राइम कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल की मीटिंग्स भी अलग से होती है कि आपने अपराध पर कितना नियंत्रण किया है अपने थाना क्षेत्र में, साथ ही साथ आपने इन्वेस्टिगेशन कितना किया है, इसके बारे में भी आपको सारी रिपोर्ट्स लेकर के जब भी स्टाफ मीटिंग होती है तो वो आपको अपने अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इसके बाद गश्त की ड्यूटी लगती है। नाइट ड्यूटी में आपको गश्त करना होता है, जा कर के रात में चेकिंग करनी होती है कहीं कोई इलीगल कार्य तो नहीं हो रहा है। जैसे रात में रेत बजरी के ट्रक्स निकलते हैं बिना परमिशन के इलीगल तरीके से, या और भी तमाम इलीगल कार्य जो होते हैं, तो जब आप नाइट ड्यूटी में गश्त करते हैं तो ऐसे अपराधों पर नियंत्रण होता है। साथ ही साथ नाइट ड्यूटी में आप अपने स्टाफ को भी सुपरवाइज़ करते हैं। आपने जिस स्टाफ को जिस हल्के में नाइट ड्यूटी पर लगाया है, आप उनकी चेकिंग भी करते हैं जा करके कि वो ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं। रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। जहाँ भी शांति व्यवस्था की स्थिति होती है वहाँ पर आपको जो है राजस्व अधिकारियों के साथ आपको जाना पड़ता है, वीआईपी ड्यूटी करना होता है और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हमेशा आपके साथ एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है और आपको जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना है अपने क्षेत्र में। अब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी है इलेक्शन ड्यूटी। एक थाना प्रभारी के रूप में इलेक्शन के दौरान आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इन्फोर्समेंट का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कराना, आदर्श आचार संहिता का पालन कराना। जैसे कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक उम्मीदवार अपनी गाड़ी में पैसे लेके जा रहा है, शराब की बोतलें लेके जा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है या झंडे, बैनर ये सब लगा रखे हैं सरकारी किसी भी इमारत पर, इन सब को हटवाना, इन सब पर कंट्रोल करना और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये इलेक्शन के दौरान आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। प्रमुख ड्यूटी आपकी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। इसके बाद पोलिंग पार्टी जब मूव करती हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होता है और इलेक्शन के दौरान भी पोलिंग स्टेशन जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ भी पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है और वहाँ पर शांति व्यवस्था इलेक्शन के दौरान कहीं कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए, यह भी आपकी जिम्मेदारी होती है। और इलेक्शन की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे किसी भी पार्टी ने कोई मीटिंग की अनुमति ली और मीटिंग रखी, तो मीटिंग सभा स्थल पर
शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये भी आपका दायित्व है। प्रेक्षक भेजे जाते हैं शासन से, निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो आपकी ड्यूटी प्रेक्षक के साथ भी लगती है। वीआईपी ड्यूटीज़ भी आपकी लगती हैं, जैसे ड्यूरिंग इलेक्शन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग गया या किसी बड़े अधिकारी का कार्यक्रम लग गया, तो उनके साथ आपको रहना होता है। इसके बाद मतगणना होती है, तो काउंटिंग के दौरान भी आपकी ड्यूटीज लगती है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। इलेक्शन के बाद विजयी उम्मीदवार भीड़ भाड़ ना करें, ज़्यादा शोर शराबा ना करें, उसके लिए क्राउड कंट्रोल भी आपको करना होता है, भीड़ को नियंत्रित करना होता है। किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इलेक्शन के दौरान नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद इलेक्शन से संबंधित जितने भी मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड करना, और अमूमन इलेक्शन के दौरान 2 दिन में एक मीटिंग तो रखी ही जाती है जिला लेवल पर, तो उसे भी अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी अगली महत्वपूर्ण ड्यूटी है कोड से रिलेटेड। पहली ड्यूटी है एविडेंस। आपने जिस भी एफआईआर की जांच की है, जब आप उसकी रिपोर्ट कोर्ट में भेज देते हैं तो उसके बाद आपको गवाही के लिए, साक्ष्य के लिए, एविडेंस के लिए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, सुसाइड हो जाए, या दहेज हत्या हो जाए, या किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाए जो कि संदिग्ध हो, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो, तो ऐसी स्थिति में पंचनामा भरने का दायित्व तो आपका है। पंचनामा भरने के बाद डेड बॉडी को पीएम हाउस तक पहुंचाना और पोस्टमार्टम कराना, यह भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन लेना है, कोई व्यक्ति जिसने सुसाइड किया हो या जहर खाया हो या आग से जल गया हो, और वो मृत्यु पूर्व बयान उसका रिकॉर्ड करना है, तो आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे और मजिस्ट्रेट जो है उसके डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करेगा। जब आपने किसी मुकदमे में जांच पूरी कर ली है तो चार्जशीट आपको कोर्ट को भेजनी होती है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपने किसी को दोषी नहीं पाया, वो एफआईआर गलत पाई, तो फाइनल रिपोर्ट भी आपको भेजनी होती है। और बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर देते हैं, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करने के लिए काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए भी जाना पड़ता है। और 156(3) के बहुत से मैटर्स आते हैं जिसमें कोर्ट के आर्डर से आपको एफआईआर करनी पड़ती है। तो ये सारे कार्य ऐसे हैं जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं। एज ए सब इंस्पेक्टर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी और अलाउंसेस कितने मिलेंगे, आइए इसकी बात करते हैं। बेसिक पे आपको 35,400 मिलेगी। डीए मैंने 32% जोड़ा है, चूँकि जब आप ज्वाइन करेंगे, अभी तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन में कम से कम 1.5-2 साल लगेगा, तो मिनिमम 32% डीए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो 11,328 डीए मिलेगा। एचआरए जो है वो 3 कैटेगरीज में मिलता है, ए बी सी सिटी के अनुसार, 8%, 16% और 24%। तो एचआरए मैंने 16% की दर से कैलकुलेट किया है, वो बनता है 5664। टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस, चूँकि आपकी फील्ड की ड्यूटी है, तो आपको टीए मिलता है 36 रुपये प्लस डीए, तो ये बनता है 4752। और सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हालांकि ये 360 रुपये केवल शहरों में ही मिलेगा, लेकिन ये भी मिलता है। और साथ ही साथ राशन मनी आपको मिलती है 2936 रुपया। तो इस तरह से ग्रास सैलरी आपकी बनेगी 60,440 जब आप ज्वाइन करेंगे। इससे ज़्यादा ही बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी। और उसमें 10% जो है वो डिडक्शन हो जाता है। सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा। और चूंकि आपकी 24/7 ड्यूटी होती है, तो आपको 1 महीने के एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है। दिवाली पर बोनस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां पर आपको आवास की भी सुविधा मिलती है। प्रमोशंस की बात करें तो सबसे नेगेटिव पहलू यही है कि प्रमोशंस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, और बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इंस्पेक्टर के लिए 7 साल का समय है, लेकिन ये आपको प्रमोशन होते
अगर आपका सीआर सही है, आपकी सारी एंट्रीज अच्छी हैं, तब भी आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने में। और डिप्टी एसपी के लिए 15 साल का समय निर्धारित है, लेकिन इन प्रैक्टिस डिप्टी एसपी बनते बनते आप जो है 20 से 25 साल लग जाते हैं। इससे कम समय नहीं लगता है। प्रमोशन ही एक नेगेटिव पहलू है इस नौकरी का कि बहुत अधिक समय लगता है, और ऑलमोस्ट होता ये है कि रिटायरमेंट से 4-6 साल पहले ही आपको जो है डिप्टी एसपी का प्रमोशन मिल पाता है। और नेक्स्ट होता है एएसपी। तो एएसपी के बारे में तो सोचना ही बेकार है। बहुत रेयर केस में आपको जो है कहीं 1% केसेज में आपको एएसपी प्रमोशन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज 2 ही प्रमोशन जो है मिल सकते हैं। हालांकि स्केल आपको मिल जाएगा। छुट्टियों की बात करें तो आपको छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं। पुलिस विभाग का जो दूसरा नेगेटिव पहलू है वो ये है कि छुट्टियां ऑन पेपर तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल होती हैं। इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि अधिकारी छुट्टियां देने से कतराते हैं। हालांकि आपको 31 दिन की यल हर साल मिलती है, जिसे आप इकट्ठा करते जाएंगे तो रिटायरमेंट के टाइम आपको 10 महीने की सैलरी के बराबर 10 लास्ट डे ऑफ द रिटायरमेंट आपकी सैलरी जितनी होगी वो 1 महीने की, उसका 10 टाइम्स आपको इनकैशमेंट के रूप में मिल जाएगा। कैजुअल लीव भी 30 डेज़ की है और एक बार में आप 3 से 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन यह भी रेयर होता है। आपने अखबारों में बार बार पढ़ा होगा कि छुट्टियां ना मिलने से मानसिक अवसाद में ग्रस्त पुलिसकर्मी, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल लीव भी 1 साल की मिलती है, मैटरनिटी लीव भी महिलाओं के लिए मिलती है, और लीव विदाउट पे का भी ऑप्शन है। ये लीव विदाउट पे आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये कागज़ों में है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं हो पाता है, छुट्टियां मांगते रह जाते हैं बहुत रेयर केसेस में, और बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो छुट्टी आपको मिल जाती है। मजबूरी है, वर्कलोड इतना है, अधिकारियों पर इतना वर्कलोड है, वो वर्कलोड आप पर ट्रांसफ़र होता है, और जब वर्कलोड आप पर ट्रांसफ़र होता है तो आपकी खुद ही हिम्मत नहीं पड़ती कि आप छुट्टी मांग सकें, इसलिए भी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर को पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अधिकारों में कहीं कोई कमी नहीं है, पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। आईओ होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, किसी भी मैटर में, किसी भी एफआईआर के केस में, तो पावर्स तो बहुत हैं, लेकिन पावर्स के साथ साथ जैसा मैंने अभी गिनाया आपको, वर्क भी बहुत है, काम भी बहुत है, मानसिक तनाव बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहती है, आदमी ना ठीक से खा पाता है ना सो पाता है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। बट ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना है, और बहुत अच्छी नौकरी है। मेहनत से आप इसकी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और जॉब को एंजॉय कीजिए। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी विस्तृत जानकारी उन्हें कहीं से नहीं मिल पाएगी। ओके, थैंक यू।